वेलकम माय फ्रेंड्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको लता मंगेशकर जी का कुंडली के ऊपर हम लोग वर्क किए। जो लता मंगेशकर जी जो जीवन भर अविवाहित रही, है ना, उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हाउसेस, सेवेंथ हाउस या उस चंद्र से, मीन लगन से, शुक्र से बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड था और कारक भी उतना स्ट्रांग नहीं था। प्लस D9 में भी यही चीज देखा, सपोर्टिंग हाउसेस जैसे एट्थ हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस या सेकंड हाउस, ये पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे सेवेंथ हाउस या सेवेंथ लॉर्ड को। और दशाएं भी सपोर्टिव नहीं थी। शुक्र की महादशा लगी 1953 में, पर वो ज्यादा शुक्र जो था वो ज्यादातर करियर ओरिएंटेशन की तरफ ले गया। और शुक्र उस कुंडली में न सेवेंथ हाउस लॉर्ड था, न सेवेंथ हाउस या सेवेंथ लॉर्ड से रिलेट कर रहा। तो बस कारक होने की वजह से वो शादी देने के लिए सक्षम कम, पर अपनी लॉर्डशिप का कार्य बने वर्क करने के लिए ज्यादा साबित हुआ। और ड्यूरिंग वीनस की दशा लता मंगेशकर जी खूब राइज की। वैसे ही सेम महिला की कुंडली जो 1935 में जन्मी है, हाँ, हिंदुस्तान के दूसरे कोने में थी, तो आप डिटेल नोट आउट कर लो। 1 सितंबर 1935, शाम के 5 बजे, और जगह है जम्मू। आइए इस कुंडली को देखें। ये मकर लगन की कुंडली बन रही है, जिसका D9 का लगन कुंभ का बन रहा है। दोनों ही शनि ओनरशिप रखता है। मेरा D1 का लगन लॉर्ड अपने ही घर सेकंड हाउस में किया है, तो मेरा लगन स्ट्रांग है। मेरा शनि एट्थ हाउस को देख रहा है, जो एट्थ हाउस का वो कारक है। तो बहुत हद तक मेरा एट्थ हाउस को स्ट्रांग कर रहा है। और एट्थ लॉर्ड जो है वो वहीं बैठा है, और एट्थ लॉर्ड को मैंने ब्लू मार्क कर रखा है क्योंकि एट्थ लॉर्ड वर्गोत्तम है। ठीक है, तो बहुत हद तक मेरा एट्थ हाउस और एट्थ लॉर्ड स्ट्रांग है। अब आते हैं हम डायरेक्टली सेवेंथ हाउस पे। लगन का सेवेंथ हाउस कर्क राशि का है, और इसका लॉर्ड चंद्र बन रहा है। चंद्र जाके नाइन्थ हाउस बैठा है, वो भी किसके साथ? नाइन्थ लॉर्ड के साथ, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुंडली के लिए एक स्ट्रेंथ देने वाली बात है ना। और बुध जो है वो उच्च का बुध है। ठीक है, तो मेरा जो सेवेंथ लॉर्ड है वो नाइन्थ हाउस जाके बैठा है विथ नाइन्थ लॉर्ड, जो एक तरह से अच्छा राजयोग का कॉम्बिनेशन बना रहा है। हाँ, पूर्णतः राजयोग तो नहीं, क्योंकि बुध के पास सिक्स्थ हाउस का भी लॉर्डशिप है। तो हम ये कह सकते हैं कि चंद्र एक अच्छे पोजीशन पे जाके बैठा है। एटलीस्ट वो डिस्ट्रॉयड नहीं है। ठीक है, हाँ, वहां पर निर्बीज राशि है ये, लेकिन ये निर्बीज राशि मेरे दो कंसर्न हाउसेस पे नहीं है। ठीक है ना, ये क्योंकि यहां पर बैरन कर देगा तो मेरे को बड़ा दिक्कत हो जाएगा, चाहे यहां पर हो या यहां पर हो। क्योंकि आपको पता है यहां पर होने से किस तरफ में बैरननेस आएगा, और यहां पर पता आपको है कि यहां पर ये क्या क्रिएट करेगा, है ना। तो मेरा जो निर्बीज राशि में रहना वो एक क्रॉस पॉइंट है, लेकिन नाइन्थ हाउस में रहना चंद्र के लिए या सेवेंथ लॉर्ड के लिए ये बहुत अच्छी बात है ना। दैट ऑल्सो विथ शुभ प्लैनेट बुध। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट अच्छा है। तो मैंने लगन से देखा तो मेरा लगन लॉर्ड, लगन से देखा तो सेवेंथ हाउस मेरा स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, और सेवेंथ लॉर्ड भी एक अच्छे पोजीशन पे है, वो भी मेरा स्ट्रांग दिख। तो क्रॉस पॉइंट पे एक ही चीज दिख रहा है कि मेरा सेवेंथ लॉर्ड जो है वो निर्बीज राशि। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वो एक क्रॉस है मेरे लिए, पर मेरे पास पिक्स बढ़ गए सेवेंथ हाउस।
आप बोलोगे कि चंद्र जो है आपका पाप कर्तरी में चला गया, ये भी पाप कर्तरी में चला गया। हाँ, आप ये कह सकते हो सूर्य केतु के बीच में चला गया और ये चंद्र मंगल और सूर्य के बीच में चला गया, लेकिन मेरे पास यहां पर दो तीन, एक दो तीन शुभ प्लैनेट्स भी हैं, तो हम चंद्र को सेफ मानिए। रह गई बात सेवेंथ हाउस की, पर चूंकि मेरा सेवेंथ लॉर्ड स्ट्रांगली प्लेस्ड है और D9 में भी मेरा चंद्र जो है वो अपनी ही राशि को पकड़ के रखा है, नक्षत्र में भी चंद्र अपने ही नक्षत्र में है, तो मेरा सेवेंथ लॉर्ड स्ट्रांग है। सेवेंथ हाउस भले पाप कर्तरी में चला गया, एक्सेप्टेड। मेरे पास दो टिक आ गए, निर्बीज राशि वाला, पाप कर्तरी वाला, मेरा सेवेंथ हाउस पाप कर्तरी में है, पर मेरे पास टिक के मामले में चंद्र का पोजीशन अच्छा है, चंद्र के पास स्ट्रेंथ है, चंद्र का अपने ही नक्षत्र में है, D9 में अपने ही नवमांश में गया है, तो बहुत हद तक चंद्र के पास स्ट्रेंथ है कि वो सेवेंथ हाउस का रिलेटेड काम करने में सक्षम है। पोजीशन भी बहुत अच्छी है, वो धर्म वाले सेक्शन पे गया है और नाइन्थ हाउस पे गया है, तो सेवेंथ लॉर्ड सिटिंग इन नाइन्थ इज अनदर गुड योग, दैट ऑल्सो सिटिंग विथ नाइन्थ लॉर्ड। हाँ, बुध का सिक्स्थ हाउस का लॉर्डशिप लेना ये थोड़ा सा अड़चन पैदा करेगा, जब बुध की दशा आएगी तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन बुध ज्यादातर तो मूल त्रिकोण राशि का ही काम करता है। कोई भी ग्रह जनरली कोशिश करता अपना मूल त्रिकोण राशि का काम करे, फिर वो फर्दर दूसरे वाले राशि की काम करे। तो मेरा लगन से मेरा सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड में ज्यादा टिक पड़ रहा है, क्रॉसेस कम पड़। अब आते हैं चंद्र से। चंद्र से सप्तम स्थान गुरु का पड़ रहा है, जो कि मीन राशि है, और गुरु केंद्र में जाकर लगन का केंद्र में बैठा हुआ, शुक्र की राशि, भले वो मंगल के साथ है लेकिन वो उसका मंगल उसका दोस्त है, एंड मंगल फील्स वेरी कंफर्टेबल। गुरु का मंगल के साथ रहना आप अफ्लिक्शन के लिए बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि गुरु मंगल एक दोनों आपस में बहुत दोस्त हैं, तो हम इसको टिक भी देंगे और ये भी देंगे, क्रॉस भी देंगे, लेकिन हम टिक देंगे कि क्रॉस देंगे कि मंगल के साथ बैठा है एक क्रॉस, लेकिन गुरु केंद्र में बैठा है एक टिक। ये वाला घर मेरा चंद्र से सेवेंथ हाउस अनअफ्लिक्टेड है, कोई उसको परेशान नहीं कर, उस जगह को परेशान नहीं कर, तो मेरा यहां पर दो टिक और एक ही, तो मैं हम अगर ओवरऑल दिखे तो मेरा गुरु और मेरा सेवेंथ हाउस इज वेल, डिसेंटली वेल। और वैसे भी देखिए ये मंगल मेरा फोर्थ लॉर्ड बन रहा है, तो फोर्थ लॉर्ड चंद्र से सेवेंथ लॉर्ड के साथ जाके बैठा, ठीक है ना। मंगल मेलेफिक है, ये अपनी जगह पर, उसके लिए हमने एक क्रॉस लगा रखा है, तो मेरा टिक के मामले में दो टिक हो गए। अब आते हैं हमें शुक्र से देखना, तो शुक्र से मेरा सेवेंथ हाउस जो है वो शनि की राशि पड़ रही है कुंभ, और शनि वहीं पे बैठा है, ठीक, उस जगह को सूर्य एस्पेक्ट कर रहा है। मेरे पास क्रॉस पॉइंट में ये हो गया कि मेरा शुक्र से सेवेंथ हाउस जो है वो सूर्य की नजर पे है, मेरा सेवेंथ लॉर्ड अपने ही घर में बैठा है, शुक्र से सेवेंथ लॉर्ड, शुक्र से सेवेंथ लॉर्ड शनि अपने घर में बैठा है, ये अच्छी बात है, ठीक है। उस शनि को, ये शनि रेट्रो है, लेकिन ये एक क्रॉस पॉइंट, तो हमारे पास दो क्रॉसेस हो गए कि सूर्य का नजर और शनि का रेट्रो होना। और टिक पॉइंट्स क्या हुए, इस घर शुक्र से जो सप्तम स्थान है उसका मालिक वहीं पर बैठा है, ये मेरा टिक पॉइंट हो गया। यहां से गुरु उसको एस्पेक्ट कर रहा है शनि को, ये एक और टिक पॉइंट हो गया। अगर रेट्रो है मेरा शनि, पर मेरा एक गुरु से भी एस्पेक्ट हो रहा है, और वैसे देखो तो शुक्र से भी एस्पेक्ट हो रहा है, तो मेरा शनि बहुत हद तक एक दो बेनिफिक प्लैनेट के नजर में है। एट द सेम टाइम वो गुरु जो मेरा बेनिफिक प्लैनेट है, और वो जो इज नॉट अ रेट्रोग्रेड प्लैनेट, उसके भी असर में है, तो बहुत हद तक मेरा सेवेंथ हाउस जो यहां पर है वो दो क्रॉस पॉइंट के साथ ज्यादा टिक पॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा बुध, हमारा चंद्र से हो गया, शुक्र से हो गया, लगन से हो गया,
मेरा बस जो शुक्र के तरफ से जो 7th हाउस है वो मुझे बराबर पे नजर आ रहा है, मैंने क्रॉस भी है तो टिक भी है, तो इट इज लाइक न्यूट्रल टाइप्स, है ना। लेकिन मेरा चंद्र और लगन से मेरा पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। मेरा 8th हाउस, सूर्य अपने ही घर पे बैठा है, शनि अपने कारक स्थान को देख रहा है, वहां पर एक बेनिफिट है। तो मेरा 8th हाउस और सूर्य वर्गोत्तम है, हाँ सूर्य वर्गोत्तम है, तो मेरा ये जो 8th हाउस है वो स्ट्रांग है। अगर आप चाहो तो चंद्र से 8th हाउस देखो, 7 एंड 8, 8th लॉर्ड मंगल उसी अपने ही घर को देख रहा है, वो गुरु से भी एस्पेक्टेड, तो मेरा चंद्र से भी 8th हाउस स्ट्रांग है। हालांकि यहां पर शनि का एस्पेक्ट है, लेकिन यहां पर दो आदमी शुभ, दो अच्छे लोग इस घर को देख रहे हैं, तो मेरा ये क्रॉस तो नलीफाई कर दे रहा है शनि, और वैसे भी गुरु इधर से देख के शनि को न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है, तो मेरा 7th से 8th हाउस डिसेंटली स्ट्रांग दिख रहा है ना। और 8th लॉर्ड गुरु के साथ बैठा, वो भी एक अच्छी बात। अब हमको देखना है शुक्र से 8, तो शुक्र से 8 ये गुरु का स्थान हो रहा है, गुरु केंद्र में जाके बैठा है, डेट ऑल्सो विद फ्रेंडली हाउस, सॉरी फ्रेंडली प्लैनेट मंगल, और गुरु लगन का 4th हाउस को देख रहा है, और वो 4th लॉर्ड के साथ बैठा है, लगन का 4th लॉर्ड के साथ बैठा है, तो गुरु डिसेंटली, और मेरा ये 8th हाउस स्ट्रांग नजर आ रहा है। ठीक, मेरा 2nd हाउस जो है वो भी शनि अपने घर पे बैठा है, तो अच्छी बात है, हो गया, गुरु का एस्पेक्ट है अपने कारक स्थान पे, वो बेहतर बात हो गया। चंद्र से दूसरे स्थान पे शुक्र की राशि है, वहां पर गुरु बैठ गया है, और 4th लॉर्ड का आदमी बैठा है, तो मेरा सुख पूरा डिराइव होगा। चंद्र से और शुक्र जाके, चंद्र से शुक्र 12th में बैठा हुआ है, शुक्र का 12वें में बैठना उतना बुरा बात भी नहीं है, और राशि जो है वो सूर्य की राशि में है, ये एक नेगेटिव पॉइंट। में अब हम आते हैं 4th हाउस को, हम लोगों ने देख लिया, हाँ 4th हाउस मेरा लगन से स्ट्रांग है। 5th हाउस, लगन से 5th हाउस मंगल का एस्पेक्ट है, और शुक्र मेरा 8th हाउस में जाके 8th लॉर्ड के साथ बैठा, ये मेरा कमजोर है। मेरा लगन से 5th हाउस कमजोर दिख रहा है, पर मेरा 5th का जो कारक है गुरु, वो केंद्र में बैठा है और मंगल को देख रहा है, तो शायद मंगल की नजर में गुरु का अमृत होगा, पर फिर भी मेरे को 5th हाउस वीक नजर आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, पर शादी के पर्सपेक्टिव से हम इसको देख रहे हैं, तो मुझे सभी जगह से, चंद्र से, लगन से मेरे को 7th हाउस स्ट्रांग दिख रहा है, शुक्र से थोड़ा कमजोर दिख रहा है, पर मेरा गुरु का नजर उस पे है, तो मुझे ये बचाव दिखाई भी दे रहा है। अब आते हैं D9 में, D9 का लगन शनि का ही बन रहा है ना, और शनि अपने घर पे बैठा है, तो D9 का लगन मेरा स्ट्रांग हो गया। ठीक है, 7th लॉर्ड अपने ही घर पे बैठा है, तो 7th हाउस स्ट्रांग है। लगन लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड आर बोथ अपोजिशन पे है, हालांकि वो शनि सूर्य है, लेकिन शनि इस कुंडली का लगन लॉर्ड है। जनरली लगन लॉर्ड उस हद तक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, पर चूंकि सूर्य यहां पर मेरा बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है, और वो वर्गोत्तम बना भी रहा है, D1 में भी है, उसी में है, और प्लस सूर्य मेरा अपने ही घर पे बैठा हुआ, तो मेरा 7th हाउस स्ट्रांग दिख रहा है, 7th लॉर्ड डिसेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, शनि का एस्पेक्ट है, ये क्रॉस हम इसको आप नकारिए मत, रखिए कि शनि का एस्पेक्ट है, क्या ये डिले दे सकता है, डिपेंड करता है कि दशाएं क्या सेट किया हुआ है ना, भगवान ने टाइमर क्या सेट किया। ठीक है, अब आते हैं हमारा चंद्र से, चंद्र से सप्तम स्थान शनि का, शनि अपने ही घर में जाके बैठा हुआ है, अपने घर से 2nd हाउस पे डिसेंट है, इस घर को गुरु देख रहा है ना, इस घर को गुरु देख रहा है,
ये अपने घर के सामने में बैठा हुआ है, तो शनि डिसेंट है मेरा, ये ठीक है। ओके, क्या मेरा ये पाप कर्तरी में है चंद्र से 7th हाउस? आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये उस शनि का ही घर है, तो आप इसको प्रॉपर पाप कर्तरी नहीं बोल सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं शुक्र से सप्तम। शुक्र से सप्तम, शुक्र का ही स्थान है, शुक्र अपने ही घर को देख रहा है, और यहां पर गुरु बैठा है, तो मेरा ये भी स्ट्रांग हो गया। मेरा D9 में तो बहुत प्रोमिनेंटली चारों तरफ से स्ट्रांग नजर आ रहा है, सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो है कि शनि लगन पे बैठा है, लगन को स्ट्रांग कर रहा है D9 का। हालांकि D9 शादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण डिविजनल चार्ट है, वहां का उसका लगन लॉर्ड लगन पे ही बैठना एक D9 को स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, पर चूंकि शनि शनि है, वो चूंकि 7th हाउस को देख रहा है, लेकिन वहां पर एक स्ट्रांग सूर्य बैठा है, जो जो इस चीज को बर्दाश्त करने के लिए सक्षम है। तो मेरा D9 का 7th हाउस और D9 का 7th लॉर्ड इज डिसेंटली स्ट्रांग। एक क्रॉस बस यही वाला है। ठीक है, अब आते हैं शुक्र से सप्तम, सब देख लिया हमने। तो मेरा बहुत हद तक मेरे को टिक्स कम है, सॉरी क्रॉसेस कम है, मेरे पास टिक्स बहुत ज्यादा है। वो तो ऑलरेडी प्रूव कर लिए हम लोग, क्योंकि मेरे हर प्रोमिनेंट घर पे गुरु का नजर है। गुरु है केंद्र में बैठ के भी मुझे मदद कर रहा है, D9 में भी गुरु केंद्र में ही बैठा हुआ है, एंड वो D9 तो बहुत प्रोमिनेंटली टिकी टिक टिकी टिक, सिर्फ एक है कि मेरा शनि का एस्पेक्ट 7th हाउस। लेकिन यहां पर थोड़े टिक ज्यादा थे, पर सॉरी यहां पर क्रॉसेस थोड़े ज्यादा थे कंपैरेबली। यहां तो मुझे एक ही नजर आया, वो कि शनि का एस्पेक्ट है। हालांकि शनि अपने D9 का लगन लॉर्ड है, विच इज वेरी गुड फॉर विवाह पर्पसेस, है ना। लेकिन यहां पर मेरे को क्रॉस थोड़ा सा ज्यादा नजर आया। ये शुक्र से जब सप्तम देखते देखते हैं, तो थोड़ा सा नजर आता है कि ये थोड़ा शुक्र से सप्तम थोड़ा सा एफ्लिक्शन पे है, और शुक्र जो कारक है वो भी गलत घर में बैठा है और अफ्लिक्टेड है सूर्य शनि से। लेकिन इन सब को बचा कौन रहा है? गुरु। गुरु का शुक्र से सप्तम पे नजर एक सेफ्टी वेल्व प्रोवाइडेड, जिसको कहते हैं सेफ्टी वेल्व, दिए हुए है। अब हमको तो जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था कि यहां पर यार हालांकि टिक ज्यादा है और क्रॉसेस कम है, लेकिन फिर भी डाउट रेज हो रहा, बस दशाएं ना पलट, दशा का गड़बड़ ना हो। तो हमने एक बार दोबारा चेक किया D9 में। D9 में तो क्रॉस के नाम पे सिर्फ एक ही था, है ना, 7th हाउस पे, कि शनि का नजर है यहां पर। लेकिन यहां पर सूर्य मेरा स्ट्रांगली प्लेस्ड है, वो भी बुध से एस्पेक्ट लेते हुए। ठीक है, तो मेरा एक ही क्रॉस लगा, बाकी सब जगह से टिक है, यहां से टिक है, यहां से टिक है, तो मेरा तो ये बहुत अच्छा दिखाई दिया। तो मेरे को क्लैरिटी मिल गया कि मेरा जो यहां पर थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था कि यार यहां पर अगर मान लो 5 क्रॉसेज हैं एंड 9 टिक्स हैं, तो फिर भी 4 का डिफरेंस था ना, पर यहां पर 6 टिक्स हैं और एक क्रॉस है, तो हम तो मेरा सक्सेस, फिर मेरा हम कॉन्फिडेंट हो गए कि नहीं होगा। बस टाइमर चेक करना है, टाइमिंग भगवान ने क्या सेट करके भेजा है। ठीक, इसकी दशा जन्म, इसकी जो दशा लगी जन्म से, जो चंद्र की लगी, मंगल की लगी, राहु की लगी। ठीक है, चंद्र 1936 तक था, इनका जन्म 1935, माने चंद्र तो बचपन में ही निकल गया। 7th लॉर्ड की दशा जो 9th हाउस में है, तो वो बचपन में ही सेट करके भगवान निकाल दिया, बाद में आता तो कितना मजा होता। ठीक है, भगवान ने टाइमर सेट चंद्र को पहले ही कर दिया, तो 1 साल में बच्चा गोद में था तभी चंद्र खत्म। उसके बाद दशा आई मंगल की, 4th लॉर्ड की दशा है, वो मंगल यहां, और D9 का पंचम स्थान पे बैठा मंगल। हालांकि राहु केतु एक्सिस पे है, पर इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। जो केंद्र में बैठा, 10th हाउस में बैठा था लगन के, वो चला गया D9 के त्रिकोण में, तो और अच्छा बात।
ठीक है, राहु केतु एक्सिस पे है, वो दैट इज, वो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन मंगल के पास लॉर्डशिप D1 की अच्छी लॉर्डशिप है, तो इसके पास स्ट्रेंथ है। प्लस ये गुरु के साथ बैठा है, हालांकि गुरु की लॉर्डशिप खराब है ना, लेकिन फिर भी मंगल पे थोड़ा सा अमृत का वर्षा गुरु करेगा। लेकिन ये दशा फोर्थ लॉर्ड की दशा, ठीक है। तो ये 1943 तक चला, तो 10 साल का बच्चा, फिर ये भी पार हो गया, है ना। तो मंगल कुछ उस समय ठीक है, खेल कूद ये सब चल रहा है ना, पढ़ाई लिखाई चल रहा है, गुरु का नजर है तो पढ़ाई लिखाई हो रहा है। उसके बाद दशा लगी राहु की, ये 1961 तक की दशा है। यानी 61 और 35 कितना हुआ, मैंने अगर 1935 का जन्म है और 1961 तक राहु चलेगा, तो इसका एज अगर 1961 लास्ट पकड़ते हैं तो एज हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, तो 1961 है और 1935 का जन्म है, तो इसकी एज हो जाएगी, अगर राहु खत्म जहां पर होगा उस समय उसकी एज होगी 26, हाँ 26 होगी। तो 10 साल से 9 साल से शुरू वाला मेरे पास 9 से 26 का ब्रैकेट बन रहा है। राहु एक इस राइट पेज पे आया। अब हम देखते हैं कि क्या ये शादी करवा देगा राहु, क्या एमडी लॉर्ड ने डिसाइड किया, क्योंकि ये बड़ा राइट है और मुझे यहाँ वो टिक का जो नंबर्स थे वो मेरे ज्यादा थे क्रॉस की। तो हम राहु को क्या माने, एमडी लॉर्ड को, कि वो अपने समय में शादी करा के निकाल देगा। तो आइए राहु को देखें, क्या राहु उस पोजीशन से रिलेट कर रहा है। राहु को देखो, राहु गुरु के उस पे है, राशि में है, वो 12th हाउस पे जाके बैठा है, ठीक है। आप बोलोगे राहु तो 12th हाउस लॉर्ड हो गया, एंड 3rd हाउस लॉर्ड, कोई अच्छे घर का तो मालिक है नहीं, है ना। पर लेकिन आप दूसरे तरफ से देखिए, तो राहु मेरा 3rd हाउस एंड 12th हाउस का मालिक, उसका डिस्पोजिटर जाके केंद्र में बैठा है, ठीक। तो सवाल ये उठता है कि राहु तो गलत घर का मालिक है, क्या वो शादी कैसे दे देगा, कैसे वो रिलेट कर रहा है। राहु को और देखते हैं, राहु मेरा वर्गोत्तम है और वो D9 में भी गुरु की ही राशि पकड़ रखा है। तो राहु बहुत हद तक गुरु के इन्फ्लुएंस में है, पर क्या वो 7th हाउस या 7th लॉर्ड से रिलेट कर रहा है कि शादी देने लायक, या शुक्र से। तो राहु को नक्षत्र में देखें, तो राहु नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में राहु चला गया है, तो नहीं कहीं दिख रहा है। लेकिन आप गौर करिए, ये चंद्र से सप्तम का मालिक है राहु, चंद्र लगन में राहु 7th लॉर्ड बन रहा है, ठीक है। लगन से नहीं दिखाई दे रहा, पर चंद्र लगन से वो 7th लॉर्ड बन रहा है। तो राहु तो रिलेट कर गया 7th लॉर्ड बन के, वो तो कराएगा। और राहु को आप यहां देखो, तो राहु यहां पर वर्गोत्तम के साथ साथ 2 घर का मालिक, 2nd हाउस, हाउस ऑफ फैमिली, ऑफ ग्रोथ, एंड इट इज एस्पेक्टिंग 7th हाउस। ये राहु यहां पर खराब राहु नहीं है, क्योंकि इसके पास लॉर्डशिप खराब नहीं है, इसके पास लॉर्डशिप जो है वो एक मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट जो है गुरु, उसकी है, तो ये शुभ है। वो मंगल से एस्पेक्टेड है, मंगल जो मेरा 3rd लॉर्ड है एंड 10th लॉर्ड है। राहु का डिस्पोजिटर गुरु 4th हाउस में जाके बैठा है और वो शुक्र से एस्पेक्टेड है।
तो मेरा राहु को अगर हम सिंपली पकड़े तो वो सेकंड हाउस, हाउस ऑफ फैमिली एंड अ ग्रोथ, और एस्पेक्टिंग सेकंड हाउस, सॉरी सेवेंथ हाउस, तो ये सेवेंथ हाउस से रिलेट कर रहा है। और सेवेंथ का सपोर्टिंग हाउस जो सेकंड हाउस है, अपना परिवार बनाना, राहु उसका जिम्मेदारी लिया हुआ है D9 में, और वो जिम्मेदारी लेके वो सेवेंथ हाउस को देख रहा है। तो बोले तो मतलब क्या निकला कि हम शादी करा के अपना पर्पस फैमिली बनाने का तुम्हारा सॉल्व कर दे। तो राहु D9 में भी हाउस ऑफ फैमिली का लॉर्डशिप लेके एक अच्छे घर का, एक अच्छे प्लैनेट की राशि में बैठ के सेवेंथ हाउस को देखना, फैमिली, न्यू फैमिली जनरेशन का काम वो करेगा। ठीक, तो मेरा MD लॉर्ड रिलेट कर रहा है सेवेंथ हाउस फ्रॉम चंद्र D1 में और D9 में, और D9 में मेरा राहु सेकेंड हाउस का मालिक बन रहा है, प्लस 11th हाउस का मालिक बन रहा है, एंड वो सेवेंथ हाउस को देख रहा है। हाउस ऑफ फैमिली एस्पेक्टिंग सेवेंथ हाउस सूटेबल। तो राहु मेरा दिख रहा है कि ये अपने समय में शादी कराएगा, और चंद्र से तो बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। और आपको पता है चंद्र लगन भी ऋषियों ने, चंद्र लगन से जो कुंडली बनती है उसको भी इंपॉर्टेंस बराबर का दे रखा है ऋषियों ने। तो चंद्र राहु तो मेरा उसी का लॉर्डशिप लेके बैठा है। अच्छा, अब चलिए राहु MD हो गया, अब हमें एक अच्छा अंतरदशा ढूंढना है ना। आपको जो होप आप दिख रहा था, आपको राहु में आपको दिख गया कि यह राहु तो मेरा चंद्र लगन से सेवेंथ हाउस का मालिक बन रहा है और रहना चाहिए उसको। और D9 में भी प्रोमिनेंटली वो फैमिली हाउस का मालिक बन रहा है और सिटिंग इन 11th हाउस, एस्पेक्टिंग सेवेंथ हाउस। तो मेरा MD लॉर्ड तो स्टोरी में शादी डाला है, अब कब कराएगा वो तो अंतरदशा को चेक करना शुरू करना है। तो राहु में राहु, राहु में गुरु, गुरु राहु में राहु, राहु में गुरु, राहु में गुरु नहीं, पढ़ाई का दौर चल रहा है। तो अगर इसका 20 साल का उम्र है तो 20 साल के बाद का पकड़ते हैं, नहीं ग्रेजुएशन उस जमाने में, हाँ 20 साल पे लोग जनरली कर ही लेते थे। तो 20 साल मतलब हो गया 1955 के लगभग, है ना। तो 1955 के आसपास कौन सी दशाएं चल रही, क्योंकि 18 साल से ऊपर होना है भाई, है ना। 18 साल के बिलो तो शादी नहीं होता है, अलाउ नहीं है, लॉ नहीं है। तो 1955 जब वो 20-21 की होगी तो शुक्र की अंतरदशा आया। तो शुक्र का अंतरदशा शादी से रिलेट कर रहा है, कर रहा है, क्योंकि शुक्र का सप्तम स्थान शनि है, शनि से वो एस्पेक्टेड है। लेकिन प्रॉब्लम शुक्र के साथ क्या है ना, वो 8 लॉर्ड के साथ बैठा हूं और शनि से एस्पेक्टेड है, और वहां पर दोनों, हम आपको क्या बोले, रेट्रोग्रेड प्लैनेट थोड़ा सा अड़चन पैदा करते हैं। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट की दशा, अंतरदशा चीजों को स्लो कर देती है अपना, और अपने जो उनकी सिग्निफिकेंस है उसमें कमी ला देती है। तो शुक्र होने के बावजूद, सेवेंथ लॉर्ड से एस्पेक्ट होने के बावजूद कारक, और शुक्र से सप्तम स्थान का मालिक शनि, दोनों ही रेट्रो हैं। और सूर्य 8th लॉर्ड के साथ, 8 लॉर्ड्स से के साथ संबंध दोनों बना रहे। तो ये शुक्र उतना सक्षम है ही नहीं, तो हम शुक्र को अवॉइड करते हैं। हम शुक्र के बाद सूर्य आता है,
तो सूर्य तो 8 लॉर्ड है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। 8 लॉर्ड के बाद आएगा चंद्र, फिर मेरे को चंद्र नजर आए। तो राहु में चंद्र, चंद्र तो बहुत प्रोमिनेंटली है, 7th लॉर्ड सिटिंग इन 9th हाउस, वेरी गुड पोजीशन। और चंद्र तो फिर आप बोलोगे ये सर चंद्र को क्यों पकड़ रहे हैं, वहां पर भी तो 6th लॉर्ड बैठा हुआ है, वो भी उच्च का। एकदम आपका बात सही है, लेकिन चंद्र का पोजीशन देखो और बुध की पोजीशन देखो। तो मेरा बुध यहां पर तो बहुत उच्च का नजर आ रहा है, यहां पर मेरे को वो वीक नजर आ रहा है। और चंद्र को हम लेते हैं तो मेरा चंद्र 9th हाउस में बैठ के तो बहुत अच्छे पोजीशन पे आ गया स्ट्रेंथ के मामले में, प्लस D9 में अपने ही नवमांश में जाके बैठ गया और नक्षत्र भी अपना पकड़ा है। तो चंद्र के पास तो बुध से ज्यादा, या बुध का जो 6 का जो इन्फ्लुएंस है उसको ओवर पावर कर जाए। हम ये नहीं कह रहे कि चंद्र की अंतरदशाओं में इनके साथ प्रॉब्लम नहीं घटी होगी, प्रॉब्लम्स हुए होंगे, लेकिन चंद्र फिर भी स्ट्रांग है, अपना जो काम मिला है इस कुंडली में वो दे के जाने की। एक तो उसकी पोजीशन अच्छी है, एक तो नवमांश अपना ही पकड़ रखा है, नक्षत्र अपना पकड़ रखा है, और कुछ स्ट्रांग पॉइंट्स, और चंद्र से सप्तम स्थान अनअफ्लिक्टेड है। तो चंद्र के अपने लगन से और मेन लगन से चंद्र की पोजीशन अच्छी है। 7th हाउस अच्छा है, चंद्र से 7th हाउस अच्छा है। 7th लॉर्ड चंद्र से शुक्र की राशि में है, लेकिन फ्रेंड के साथ है ना। तो मेरे को ये चंद्र डिसेंट लग रहा है, क्योंकि शुक्र जो अंतरदशा आई जब वो एडल्ट हो गए, तो शुक्र मेरा उस पोजीशन पे नहीं बैठा, वो 8th हाउस जाके बैठ गया, वो भी सूर्य के साथ। तो और भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट के इंफ्लुएंस पे चलाया, ये थोड़ा सा कम चांस है, फीबल जिसको बोलिए। सूर्य तो देगा नहीं, बचा चंद्र। तो चंद्र की दशा में, अंतरदशा में इनकी शादी हो गई। राहु में चंद्र 1959 जनवरी में इनकी शादी हुई। लता मंगेशकर जी की कुंडली में क्रॉसेस ज्यादा थे, टिक कम था, प्लस उनकी दशा जब आई शुक्र की, वो शुक्र ऐसी स्थिति में वहां पर भी जाके फंसा रहा, लेकिन शुक्र की पोजीशन जो थी वो केंद्र की थी, और वो 10th हाउस का ज्यादा काम किया, कर्म करियर का रिलेटेड ज्यादा काम किया, ग्रोथ का ज्यादा काम किया। शुक्र यहां पर अगर देखो तो 5th लॉर्ड बन रहा है एंड 10th लॉर्ड बन रहा है। तो ये करियर रिलेटेड कुछ काम करवाया होगा या पढ़ाई करवाया होगा, क्योंकि वो 5th लॉर्ड है, तो हर स्टडी मस्ट हैव बीन समथिंग रिलेटेड टू सब्जेक्ट हियर। 8th हाउस, 8th लॉर्ड, एजुकेशन सीरीज के कंसेप्ट लगा के आप निकाल सकते हो कि इसके स्टडी में कौन सा सब्जेक्ट हुआ हो। तो शुक्र अपने सप्तम, अपने घर से सप्तम में वीक था, वीक है, वहां पर भी शुक्र से सप्तम स्थान वीक था, तो वहां पर क्रॉस बहुत थे, टिक कम था। यहां पर टिक बहुत है, क्रॉस कम है, और टाइमर भगवान ने अच्छा सेट किया है। महादशा लॉर्ड डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा था चंद्र लगन में, 7th लॉर्ड बन के, यानी राहु मेरा चंद्र से 7th हाउस का मालिक बन रहा था, तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया। और चंद्र तो बहुत, जब राहु में चंद्र आया दे दिया उसने, जैसी महिला एडल्ट हुई, शुक्र की दशा लेगी, शुक्र की पोजीशन खराब है, शुक्र ने फर्दर पढ़ाई कराई होगी, लेकिन वो शादी के उस पर नहीं घुसा पाया, क्योंकि वो खुद रेट्रो है, और शुक्र से सप्तम स्थान भी रेट्रो ग्रेट प्लैनेट है, दोनों ही रेट्रो होने की वजह से वहां पर वो डीले फैक्टर डाल दिया। उसके बाद सूर्य आया, सूर्य देने लायक नहीं है, और चंद्र आ गया, चंद्र लगन से डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो ये है।
बेसिकली आप ना, मेरा मकसद दो कुंडलियों को एक ही साथ देने का है, हालांकि लंबा हो जाता है वीडियो, लेकिन फिर भी इससे क्या है ना कि इमीडिएटली आप जब दूसरा कुंडली देखते हैं ना, एक अनमैरिड और फिर एक मैरिड को, तो आपका दिमाग में वो कंपैरिजन आने लगता है। तो पर आज बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।